नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं आपको इनकी जन्म की तारीख बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए और इनकी जन्म कुंडली का निर्माण भी कर लीजिए। जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1999 और जन्म का समय है प्रातः 3:03 और जन्म स्थान है हैदराबाद। आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं आपको इनके जन्म काल के पंचांग से अवगत करा देता हूं। इन्होंने शुक्रवार के दिन जन्म लिया है, आषाढ़ मास में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में। देवगण मकर राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। देखा जाए तो दिन मैंने इनका शुक्रवार कहा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दिन का जो मान है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। फलतः इनके जन्म दिवस का अगर दिन देखें तो वो गुरुवार ही गिना जाएगा। लेकिन चूंकि मैं अंग्रेजी तारीख की यहां चर्चा कर रहा हूं तो अंग्रेजी तारीख रात्रि में 12 बजे के बाद वो बदल जाती है। फलतः यहां पर गुरुवार का दिन भी बदलेगा और शुक्रवार वहां मैंने आपको बताया, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गुरुवार। तो ये जन्म कुंडली आपने बना ली होगी। इनके कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम इनकी जन्म कुंडली को पहले एक नज़र देख लेते हैं। ये जातक वृषभ लग्न का है। ज्योतिष शास्त्र में यह लग्न कैसा है? तो वृषभ लग्न, वृषभ अर्थात बैल। इस लग्न के जो जातक होते हैं आमतौर पर उनका मूल स्वभाव मस्त मौला स्वभाव होता है। अपने धुन में मस्त रहना, न किसी से कोई लेना और न किसी से कोई देना। अपने काम से काम रखने वाले होते हैं इस लग्न के लोग। कई बार मैंने इसका जिक्र किया कि जब तक छेड़ो नहीं तब तक ये आपको कुछ नहीं बोलते, और एक बार छेड़ दो तो छोड़ते नहीं। ये इनके स्वभाव में मूलतः होता है। अब देखा जाए तो वृषभ लग्न के जातकों में एक और बड़ी बात यह होती है कि अपने जीवन काल में ये अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों लिखकर बनाते हैं। चूंकि ये मेहनती होते हैं, ये मेहनती होते हैं और मेहनत से ही ये सब कुछ करते हैं। चूंकि ये जो राशि है कैसी है? तो भूमि तत्वीय राशि है, अर्थात इसमें स्थिरता है। भूमि में स्थिरता है, भारीपन है। तो इस लग्न के जातकों का स्वभाव भी स्थिर होता है। जैसे एक वृषभ अर्थात यहां बैल, वृषभ का जो राशि है बैल या सांड, सामान्य शब्दों में कहूं तो सांड इसको समझिए, जो एकदम मस्त है, शांत। तो ये काम भी कुछ वैसे ही करते हैं, बहुत धीर और गंभीर। कई बार ये जब काम कर जाते हैं तब लोगों को पता चलता है कि हां फलाने ने किया। तो वहीं कहा गया कि वृषभ वाले कुछ वृषभ या सांड का स्वभाव भी लिए हुए होते हैं, और वो क्या होता है? किसी की सुनते नहीं है। कई बार ये जो इनके मन में आए वही करते हैं। अब इनकी राशि को देखिए, ये मकर राशि। निसंदेह जब आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश और राशिश मित्र हों, लग्न और राशि तत्वतः एक हो, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ बन जाता है। मैं सदैव कहा करता हूं इनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इस राशि को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किंग मेकर राशि कही जाएगी। इस राशि के जातक जीवन पर्यंत जितना बेहतर करते हैं, इनके काम से औरों को लाभ मिल जाता है। कई बार इनके किए काम का लाभ इन्हीं को नहीं मिल पाता। मकर राशि के बारे में एक तर्क और भी है कि मकर राशि के जातक जीवन काल में एक बार ऐसी स्थिति अवश्य देखते हैं जहां वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। अब सब कुछ गंवाने का मतलब एक बड़ी दुर्घटना, एक ऐसी स्थिति जहां जीवन काल में वो एकदम से हतोत्साहित हो जाए, निराश हो जाए, या कहीं ना कहीं उनकी बड़ी एक क्षति हो,
यह मकर राशि के साथ घटना घटित होती है। मैंने इस सूत्र को एक बार राशिफल में बताया था। अब लग्नेश का जाकर के कुंडली में कहां पर बैठना, तो लग्नेश का जाकर के पराक्रम में बैठना और फल चतुर्थ का देना, सुख का देना। इनकी कुंडली में सबसे पहले गौर करने योग्य बात है कि केंद्र खाली है। जन्म कुंडली में जब केंद्र खाली हो तो यह बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, यह पक्ष कमजोर है। जब केंद्र खाली हो तो जन्म कुंडली कहीं ना कहीं कमजोर बन जाती है। यह वैसे ही है जैसे राजनीति में अगर केंद्र की सत्ता खाली पड़ी हुई हो तो राज्य में भले अपने मुख्यमंत्री हों, लेकिन संचालन तो केंद्र से ही होता है। केंद्र मजबूत होना चाहिए, केंद्र कमजोर है। लेकिन लग्नेश पराक्रम में बैठे हैं, फल जरूर दे रहे हैं वो कुंडली में सुख का, क्योंकि डिग्री अगर देखें आप तो 29 अंश 12 कला, यहां राहु और शुक्र दोनों फल दे रहे हैं चतुर्थ का। तो लग्नेश का पराक्रमस्थ होना इस बात की सूचना कि जातक का व्यक्तित्व अगर पुरुषार्थ से जुड़ा रहे तभी उसको सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट बनता है पंचमेश बनते हैं बुध, वो भी जाकर के कहां पर बैठे हैं इस कुंडली में, तो कुंडली के पराक्रम भाव में। तो ज्ञानेश का भी धनेश का भी जाकर के कुंडली के पराक्रम से संबंध और भाग्येश का संबंध अगर देखा जाए तो कुंडली के 12वें भाव से। शनिदेव 12वें भाव में बैठे हुए हैं नीच राशि में। नौमांश में ये उच्च राशि में है, परंतु जन्मांक में ये नीच के दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी कुंडली में अगर देखें तो देव गुरु बृहस्पति भी 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि इस लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है। लेकिन अब लग्नेश की स्थिति को देखा जाए तो लग्नेश स्वतः बाल अवस्था के कमजोर हैं। अगर हम लग्नेश को बलवान करें तो देव गुरु बृहस्पति से बनने वाला विपरीत राजयोग इस कुंडली में जागृत हो जाएगा। वर्तमान में इस जातक को राहु की महादशा चल रही है और राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, और आने वाले दिनों में गुरु की महादशा है। अगर हम लग्नेश को बलवान कर लें तो विपरीत राजयोग जागृत हो जाएगा, और विपरीत राजयोग जागृत हो जाए तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ प्रभाव गुरु का मिल सकता है। अब इस कुंडली में देखा जाए तो द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और ये सूर्य बुध की राशि में हैं। इन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि को देखें तो वो चंद्रमा पर भी है। गौर करिए कि 20 अंश पर शनि और चंद्रमा 19 अंश पर, बेहद करीबी मामला है। फलतः यह मानसिक अशांति परेशानी आजीवन देने वाला बनेगा, ये आजीवन बनेगा। यहां चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं। मैंने एक सूत्र और राशिफल में बताया था कि जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा, ये भी बेहद करीबी मामला है, 19 अंश पर केतु हैं, दोनों के दोनों बैठे चंद्रमा के ही नक्षत्र में हैं, परंतु बेहद करीबी मामला। यहां अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक ही नक्षत्र में होने के कारण क्या केतु चंद्रमा के बल को बलि करेंगे, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इस जातक का जन्म कब हुआ है, तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कृष्ण पक्ष की तृतीया को चंद्रमा कैसे होते हैं, तो पक्ष बल से बलि। पक्ष बल से बलि चंद्रमा तो हैं, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट है, गजकेसरी योग भी, लेकिन दृष्टि के मामले में शनि की दृष्टि जो पड़ रही है, यह जातक के मन में निरंतर, मन कभी शांत होने ही नहीं देता। यह सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो मानसिक अशांति, आंखों से संबंधित परेशानियों के भी योग बनते हैं। अब मैं सीधा इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और इनके बारे में आपको बता दूं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, बीएससी मैंने किया है, इन्होंने बताया। 2022 में कनाडा जा रहा हूं आगे की पढ़ाई के लिए। क्या कनाडा में सेट होने का मौका है? यदि हां तो जीवन कैसा होगा? आपकी कुंडली में स्वदेश पति जाकर के कुंडली के धन में, विदेश पति जाकर के कुंडली में कहां पर बैठे हैं, तो विदेश पति जाकर के षष्ठ में, और परमानेंट विदेश पति जाकर के विदेश में बैठे हैं। शिक्षा भाव का मालिक जाकर के पराक्रम में और उच्च शिक्षा का मालिक विदेश में। सो उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन का निर्णय बिल्कुल सही है। स्वदेश पति का जाकर के धन में बैठकर के अष्टम पर दृष्टि, और विदेश पति का षष्ठ में बैठकर के पुनः द्वादश पर दृष्टि, और परमानेंट विदेश पति का जाकर के विदेश में बैठना इस बात की सूचना है कि राहु की महादशा में शुक्र का जो अंतर है विदेश में जाकर के बैठाना, और गुरु की महादशा जब आए तो निसंदेह विपरीत योग संघर्ष के साथ वहां सेट होना आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर आप विदेश, हाँ, इस कुंडली में कोई ऐसा दबाव नहीं है कि जब भी आप जाकर के विदेश में जाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु अगर आप विदेश जाते हैं तो बढ़िया रहेगा, विदेश में सेट होने का प्रयत्न करते हैं तो भी बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे इन्होंने पूछा है, मैं कनाडा में रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता हूं। भारत में मेरे पिताजी का दाल व अनाज का व्यापार है, मेरे लिए क्या सही होगा, पिता का व्यापार या कनाडा में रियल एस्टेट का व्यापार? आपकी कुंडली में व्यापार पति मंगल जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। अब व्यापार का विचार करना हो तो कुंडली का ये जो
सप्तम भाव है ये व्यापार का है, और ये जो भाव है कुंडली का कर्म भाव, तो कर्म से कर्म इन दोनों से विचार होता है। तो कर्मपति जाकर के विदेश में और व्यापारपति जाकर के षष्ठ में, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। निसंदेह ये रियल एस्टेट के काम को ज़्यादा सहज और सही ढंग से दर्शा रहा है। शनि मंगल का सीधा दृष्टि संबंध है। हाँ, ये जरूर है कि मंगल का अंश जो है वो कम है, शनि की अपेक्षा शनि 20 अंश पर है, परंतु यहाँ मंगल चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो रियल एस्टेट का जो काम है ज़्यादा बेहतर है। निसंदेह ये शनि नीच राशि में, लेकिन नौमांश में उच्च के हैं, फलतः उच्च का प्रभाव देने वाले कहे जाएंगे और पिता के घर के मालिक हैं। परंतु मैं समझता हूं कि पिता के जो कारक सूर्य हैं वो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हैं। सो आप अपने खुद का ही काम करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी रियल एस्टेट का जो काम करने की सोच रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो भविष्य में वक्त तय करेगी। अभी वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। पहले तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जाएं और जाकर के स्थिर हों, क्योंकि शनि की 7.5 के कारण, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के कारण संभवतः ये संभावना भी उत्पन्न होगी कि आपको वहां टिकने न दे, क्योंकि राहु में आने वाले दिनों में सूर्य का अंतर 2023 के सितंबर के बाद शुरू होगा। और समस्या ये भी हो सकती है कि आप वहां टिक ही ना पाएं, आपको कोई ना कोई ऐसी परेशानियां, दिक्कत है जिसके चलते आपको लौट करके आना पड़े। तो अभी मूल उद्देश्य व्यापार को तो बाद में रखिए, पहला उद्देश्य रखिए कि वहीं टिक जाएं, आप अपनी पढ़ाई आगे की पूरी करें। अगर आप टिक जाते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप वहीं टिक जाएंगे, घर, आगे का जीवन, सब कुछ आपका वहीं हो सकता है। और पिता से ज़्यादा बेहतर है, पिता से आपको सहयोग मिल ही रहा है। सूर्य पर शनि की दृष्टि है, फलस्वरूप, और पिता के घर का मालिक भी 12वें में बैठे हैं, फलस्वरूप पिता के साथ अगर आप काम करने जाएंगे तो पिता से मतभेद होने लगेगा। तो पिता से दूर रह करके भी काम करके आप सफल अगर होते हैं और उनके साथ संबंध मधुर रह पाता है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि दूर रह करके ही सही संबंध बचाया जाए। संबंध बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, क्या खुद का अपना घर होगा? धनपति पराक्रम में लाभपति जाकर के कुंडली के व्यय में धनेश का पराक्रम से संबंध है और लाभेश का व्यय से। देखिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि धनागमन की संभावना तो है इस कुंडली में, क्योंकि व्यय भाव में ही लाभेश चले गए हैं और धनेश का पराक्रम से संबंध है। तो पैतृक सूर्य यहां बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति के रूप में भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, है ही। और रही बात धन की, तो लाभ की स्थिति ठीक है। अब रही बात घर, चतुर्थ पति जाकर के धन भाव में बैठे हैं तो पिता के सहयोग से ही सही, पैतृक संपत्ति के मदद से ही सही, जहां तक खुद का अपना घर बना लेगा, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। परिवार के साथ संबंध कैसा होगा, शादी का योग कब तक है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और बच्चों के साथ संबंध कैसा होगा? देखिए परिवार, इस भाव के मालिक पराक्रम में शनि की दृष्टि से दृष्ट, फलतः मैंने कहा विच्छेद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है। हालांकि याद रखिएगा कि वृषभ लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव की दृष्टि भी प्रदायक, श्रेष्ठ फल प्रदायक है। ये अलग बात है कि मैंने बताया था कि जब बात रिश्ते की होगी तो रिश्ते में शनिदेव विच्छेद ही उत्पन्न करेंगे। तो ये विच्छेद उत्पन्न करेंगे और आप दूर जाने की बात भी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, दूर रह करके ही परिवार के साथ अच्छा संबंध होगा। वैसे भी वृषभ और मकर, ये जो राशि और लग्न है आपका, यहाँ मैं बता दूं कि इनके संबंध कोई लोगों से बहुत खराब नहीं होते। इनका ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं सबके साथ संबंध खराब है। हाँ, सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय पति बुध हैं, तो कई बार बिना सोचे समझे कड़वी वाणी का प्रयोग कर बैठेंगे जिससे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन फिर भी परिवार और बाकी के अन्य लोगों के साथ आपके संबंध कोई बहुत खराब नहीं होंगे। आगे आपने पूछा है शादी का योग कब तक है। देखा जाए तो आपकी कुंडली के हिसाब से आप जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से किसी प्रकार से मांगलिक नहीं है। सप्तम पति मंगल जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके देख रहे हैं मंगल को। अब मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली के हिसाब से आप विवाह लगभग अपने जीवन काल के 27वें वर्ष के बाद ही करिएगा, उससे पूर्व विवाह न करिए। 27वां वर्ष पार हो इसके बाद विवाह करिए। किस दिशा की ओर, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जन्मस्थान से दक्षिण पश्चिम, जन्मस्थान से दक्षिण पश्चिम में विवाह का योग है। आप घर परिवार की मर्जी से विवाह कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह भी करते हैं तो उसमें भी इस कुंडली में दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ, घर परिवार की मर्जी से ही करिएगा। एक बात और, संतान पति का पराक्रम में बैठना तो ठीक है, देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव में है और आपकी कुंडली में अगर संतान भाव पर दृष्टि डालें तो आप देखिए कि केतु की एक दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, बाकी के कोई ग्रह संतान भाव पर दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं। तो केतु की दृष्टि को हमें साइड रखना पड़ेगा। तो ये संतान भाव कमजोर हुआ, संतान भाव कमजोर हुआ। शुक्र की स्थिति को देखें तो 29 अंश पर डिग्री वाइज ये भी बाल अवस्था के थोड़े कमजोर हैं। सो आप विवाह जब भी करिए बाकायदा कुंडली मिला करके ही करिएगा, क्योंकि
ऐसी लड़की से ही आपकी शादी होनी चाहिए जिसमें संतान योग प्रबल हो। संतान योग अगर कमजोर हो किसी लड़की की कुंडली में और उससे आपका विवाह हो जाता है तो आपको संतान के लिए फिर आगे बहुत सोचना पड़ेगा। तो आप विवाह आपका ठीक है, वैवाहिक जीवन जहां तक मैं देख रहा हूं वृषभ लग्न और यहां पर वैवाहिक जीवन ठीक है। पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सप्तम पति षष्ठ में बैठे हैं, सो पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी से मतभेद ये सब ना हो, इसके लिए कुंडली मिला लीजिएगा और तब विवाह करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण पश्चिम में विवाह होगा, सो कोई समस्या नहीं। और आगे आपने एक और प्रश्न पूछा है कि दाहिने छाती में पर दाहिने भाग में एक लाल तिल है, क्या इसका संबंध विदेश में सेटल होने से है? देखिए, इस लाल तिल का संबंध विदेश में सेटल होने से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैंने इसका भी एक बताया था राशिफल में कि सीने पर अगर लाल तिल हो तो जातक बेहद सुखद और संपन्न जीवन व्यतीत करता है। हालांकि कई बार ऐसे जातकों को चारित्रिक दोष के रूप में भी देखा गया, ऐसे जातकों के अंदर चारित्रिक दोष आ जाता है। लाल तिल सुखद ऐश्वर्यवान जीवन का प्रतीक है, परंतु हां, ऐसे जातकों के चरित्र में भी कई बार कमी देखी गई है। अब ये इनके इतने ही प्रश्न थे। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे ये चंद्रमा और केतु दोनों के दोनों एक ही अंश पर बैठे हैं। इन दोनों पर अगर दृष्टि देखें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब चंद्र केतु की युति और उस पर ये जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बुध जो है शुभ ग्रह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये बुध की जो दृष्टि पड़ेगी तो ये बुध शुभ ग्रह की गणना में नहीं है, ये बुध पाप ग्रह की गणना में। मैंने बताया था कि बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि जिस ग्रह के साथ होंगे उसी के समान स्वरूप बना लेंगे। अब देखा जाए तो डिग्री के करीब में देखें तो शुक्र भी यहीं पर है, लेकिन शुक्र की डिग्री बहुत आगे की है, शुक्र बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। प्रभाव तो राहु भी इसी घर का दे रहे हैं, लेकिन शुक्र काफी डिग्री वाइज आगे हैं और राहु को देखें तो बेहद आसपास ही है, बल्कि आश्लेषा नक्षत्र बुध के ही नक्षत्र में बैठा है। तो उस अवस्था में देखा जाए तो चंद्र केतु की युति पर यह बुध की दृष्टि भी एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो देव गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। इसलिए मैंने कहा कि इनकी कुंडली कोई दबाव नहीं डालती कि इनको विदेश में ही जाकर के बसना चाहिए। ये स्वदेश में भी रह सकते हैं, लेकिन विदेश जाना ज्यादा अच्छा होगा। ये जो चंद्रमा केतु की युति है और बुध की यहाँ पर दृष्टि, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, ये घर में रहेंगे तो माता के साथ, पिता के साथ मतभेद या कलह, लेकिन दूर रहेंगे तो चूंकि इस देवगण के हैं, इस लग्न के जातकों का मूल स्वभाव क्रोध करना, लड़ना, ये सबके साथ संबंध खराब करना नहीं होता। ये ग्रहों के कारण ये होगा, तो उससे बचाया जा सकता है। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात एक और है। सूर्य और गुरु शनि ने मिलकर के लग्न को पाप कर्तरी योग में डाल दिया है। तो लग्न को पाप कर्तरी योग में डालना, केंद्र खाली होना, कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष तो होगा। सो मैंने पहले ही इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि वृषभ का मूल स्वभाव है मस्त मौला बन करके केवल और केवल एक ही धुन होना कि मेरा इतना काम है, मुझे ये काम मिला है, मुझे काम पूरा करना है। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य बनाइए ही मत। भाग्यपति जाकर के 12वें में बैठे हैं, भले वो उच्च राशि का फल दे रहे हों, नीच में होकर के भी नौमांस में उच्च के हैं तो उच्च के समान, परंतु 12वें में बैठे हैं। सो याद रखिएगा कि भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब धर्म से आप जुड़े हुए हों। तो धर्म से कभी कटिए मत, धार्मिक प्रवृत्ति बनाए हुए, और चूंकि शनि है धर्म के मालिक, तो लोगों की मदद करते हुए और तब पुरुषार्थ करिए, जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। इस कुंडली में उपाय के नाम पर मैं आपको एक सबसे पहले तो उपाय यही कहूंगा कि प्रत्येक सोमवार को दूध, जल और काला तिल, इसका मिश्रण शिवजी पर जाकर के चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए। यहाँ से बाहर जाने से पूर्व नाव के लोहे का छल्ला एक बनवा करके मध्यमा उंगली में डाल लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और एक 9.25 रत्ती का लाजवर्त चांदी की अंगूठे में बनवा करके इस बीच वाली उंगली में, बाएं हाथ के बीच वाली उंगली में आप डाल लीजिए। उसे आप चाहें तो दाहिने हाथ में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रत्न के नाम पर इस कुंडली में मैं एक रत्न, बुध का रत्न आपको कह सकता हूं, पन्ना, उसे आप चाहें तो पहन सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। ओम गंगणपतये नमः, इससे राहु भी शांत होगा और बुध को भी बल मिलेगा। तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का रोज 108 बार या रोज कम से कम 3 माला जप करिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए ताकि आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाए। सूर्य पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। जन्म कुंडली में ज्यादातर समस्याओं के पीछे यही स्थिति है, सूर्य और चंद्रमा शनि की दृष्टि में आ गए हैं। तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास आए। सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं तो मांसाहार, मद्यपान, झूठ बोलना, इससे कोसों दूरी बना करके रखिए, तभी जीवन काल में सफलता मिलेगी। तो ये मूल मंत्र है, इसे गांठ बांध लीजिए।
कुंडली बिना मिलाए विवाह मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और लाइफ टाइम कभी किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। बस अब रही बात जीवन काल में एक बार कुछ गंवा देने की या सब गंवा देने की, इसके लिए कोई समस्या नहीं। शिव आराधना करते रहिए, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। बल्कि यहां से बाहर अभी 22 में आप जाने वाले हैं, एक शिवलिंग, एक अर्घा ये लेके जाइएगा और वहां पर रखिएगा। भले छात्र जीवन हो, लेकिन आपके पास अगर विकल्प हो तो शिव जी की आराधना नहीं कर सकते तो आपके माता पिता को कहिए आपके लिए वो सदैव करें। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों का आप सहयोग लीजिए और बाकी आगे बढ़िए। संघर्ष से घबराइएगा मत। जितना संघर्ष करेंगे आपकी सफलता उतनी ही आगे तय होगी। तो संघर्ष से पीछे मत हटिए और खुद का अपना व्यापार वहां जाकर के बनाइए, खुद का अपना काम करिए। अगर जरूरत पड़े, कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है फर्स्ट आपको रियल एस्टेट का काम मिल जाए, तब फर्स्ट ही एक ही बार में आप व्यापार कर लें, तब तो खुद का काम करने की जगह नौकरी भी कर लीजिएगा कुछ दिन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा कहा कि गुरु की महादशा रही है, पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरु चूंकि विपरीत योग में है, तो विपरीत योग में होने के चलते संघर्ष खूब कराएंगे। तो संघर्ष है कहाँ? जब आप दूसरों के यहाँ काम करें, डांट सुने, बदनामी हो, परेशान किया जाए, इज्जत न मिले, तो आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, सीखेंगे आप। इंसान जरूरी नहीं है कि सदैव मालिक बने। मालिक बनने के लिए पहले नीचे से कई बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, तो वो करिए और फिर जब वक्त आएगा तो आप खुद का अपना काम कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। इस जन्म कुंडली के संदर्भ में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, इससे संबंधित कोई तथ्य आपके दिमाग में आ रहा है जो आप बताना चाहते हैं इनको, आपका स्वागत है। कमेंट में आप अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।